5 चुड़ैल बहनों का रक्षाबंधन। हर तरफ रक्षाबंधन की चहल पहल थी। सभी औरतें राखी खरीदने में व्यस्त थीं। तभी अचानक से साफ मौसम एक काली घटा में छा जाता है। तभी आसमान से 5 चुड़ैलें उतर कर आती हैं। आखिर हम पांचों यहाँ पर वापस लौट ही आए। अब वो हमसे नहीं बच सकता। बिल्कुल सही, उसे हम अपने साथ ले ही जाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत रह लिया उसके बिना, अब हम उसे अपना बना ही लेंगे। लेकिन इस वक्त वो कहाँ होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे। 2 दिन का समय है हमारे पास, तो देर किस बात की, व्योम को ढूंढो। ये बोलकर वो 5 चुड़ैलें किसी व्योम नाम के शख्स को ढूंढने लगती हैं। आखिर चुड़ैलों का व्योम से क्या नाता था? कहीं वो उसे ढूंढकर मारना तो नहीं चाहती थीं? आखिर सच क्या है, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। व्योम को ढूंढते वक्त 2 चुड़ैलों की नजर राखी पर जाती है। अरे साक्षी, जरा देख तो, कितनी सुंदर राखियां। मेरा तो मन कर रहा है इन्हें ले लो। मन तो मेरा भी कर रहा है काव्या। ये राखी व्योम की कलाई पर बांधने के लिए तड़प जो रही हूँ। साक्षी, कितने अरमान थे व्योम के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भूल गई, जब तक हम व्योम को अपने साथ नहीं ले जाएंगे तब तक रक्षाबंधन नहीं बना सकती। बिल्कुल जीजी, सही कह रही हैं आप। हम यहाँ नहीं, अपने साथ ले जाकर उसके साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। ये जगह हमारे लिए नहीं बनी। मैंने हर जगह देख लिया, मगर मुझे व्योम नहीं मिला। बस वो मंदिर वाली जगह ही बची है। चलिए चिच्ची, वहाँ जाकर देखते हैं। 5 चुड़ैलें उस मंदिर के पास पहुंचती हैं जहां 2 औरतें कहती हैं, अरे मोहिनी, तूने राखी खरीद ली क्या? हाँ, मैंने राखी खरीद ली है। मैं अपनी बेटी को रक्षाबंधन की कथा सुनाने के लिए लाई हूँ, तो तू उसे कथा सुना देगी ना? हाँ जरूर। आरुषि, यहाँ बैठो। तुम्हें पता है बहन अपने भाई की कलाई पर राखी क्यों बांधती है? क्योंकि वो बहुत ही प्राचीन समय से प्रथा चली आ रही है। इसीलिए एक बार शिशुपाल को मारते वक्त श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट गई। तब द्रौपदी ने उनके रक्त को अपनी साड़ी के पल्लू से बांधकर रोका। तब उन्होंने हमेशा द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया। तभी से बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए उन्हें राखी बांधती हैं और बदले में भाई उन्हें तोहफा देता है। इसका मतलब आंटी, मेरा भाई को कभी कुछ नहीं होगा क्या? हाँ बेटा, ठीक है मम्मी, अब से हर साल मैं राखी बांधकर उसकी उम्र की रक्षा की कामना करूंगी। दूर खड़ी 5 चुड़ैल बहनें जब उस औरत के मुंह से ये कथा सुनती हैं, तो उनका दिल पिघल जाता है और कहती हैं, चिच्ची, हम ये क्या गलती करने जा रही थी? यदि हम अपने भाई को राखी बांधने के लिए उसे मारकर अपने साथ ले जाएंगी, तो हमारे राखी बांधने का मोल ही खत्म हो जाएगा। हाँ यामिनी, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। दीदी, हम कितने गलत हैं ना। रक्षा करने की बजाय हम उसे मारकर अपने साथ ले जाने वाले थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दीदी, मुझे लगता है हमें अपने भाई के लिए सुंदर सुंदर राखी और तोहफे खरीदने चाहिए और मिलकर उसे गला लगाना चाहिए। हाँ हाँ, मेरे तो अपने छोटे भाई को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। हमारा रक्षाबंधन पिछली बार अधूरा जो रह गया था, इस बार हम 5 बहनें मिलकर उसे पूरा करेंगी। चलो फिर, देर किस बात की है। इस तरह 5 चुड़ैल बहनें अपने भाई के लिए राखी और तोहफे खरीद लेती हैं। फिर उन्हें गांव में ढूंढने लगती हैं, लेकिन कहीं न मिलने पर चुड़ैल निराश होकर कहती है, जीजी, पूरा गांव छान मारा, लेकिन हमारा भाई हमें कहीं नहीं मिला। कहीं व्योम हमें भूल तो नहीं गया? मुझे पता है हमारा भाई हमें कहाँ मिल सकता है। सुरेश मामा ने जरूर उसका ख्याल रखा होगा। चलो हम सब वहीं चलते हैं। दूसरे गांव जाकर जब 5 चुड़ैलें अपने मामा के घर पहुंचती हैं, तो अपने भाई को ढूंढते हैं। तभी सुरेश कहता है, अरे व्योम बेटा, जरा मेरा चश्मा देना, मुझे मिल नहीं रहा। हाँ, अरे मामा जी, आप फिर से भूल गए। देखिए, आपके सिर पर ही तो चश्मा लगा हुआ है और आप इधर उधर देखने लगते हो। अरे तो बिल्कुल मुझे अपनी बहनों की याद दिलाता है।
पता है, वो पांचों भी मुझ पर इसी तरह हंसती थी, क्योंकि मैं अपना चश्मा तब भी सिर पर लगाकर भूल जाता था। मामा जी को ये बातें आज भी याद है। लेकिन अब उन पांचों की कमी बहुत खलती है। पता है, तेरी राखी के लिए बहुत रोती थी कि हमारे पास भाई नहीं है। शीला से कहती थी, मम्मी मुझे भाई चाहिए। मामा जी, आप परेशान मत होइए, मेरी जीजी जहां भी होंगी भगवान उन्हें खुश ही रखेंगे। देखो दीदी, हमारा भाई हमारे बारे में अभी भी कितना सोच रहा है, पर हम पागल इसे मारने चले थे। वो तो अच्छा हुआ मामा जी ने इसे संभाल लिया। जीजी। चल, मैं तेरे पैदा होने से पहले तेरी पांचों बहनों की बात बताता हूँ। शालू पर, यानी कि तेरी माँ पर, एक एक करके 5 लड़कियां हो गईं। जब पांचाली हुई तो लगा कि इस बार लड़का होगा, पर इस बात के लिए तेरे बाबूजी ने शालू को बहुत जली कटी सुनाई और मारा। पर हालात के साथ उसने अपनी 5 बेटियों को स्वीकार कर लिया। एक बार राखी के त्योहार पर मैं जीजी से मिलने आया। 5 गुड़ियां बाहर राखी खरीद रही थीं। तभी एक निर्लज्ज औरत ने 5 को कहा, अरे ओ 5 महारानियों, तुम यहाँ राखी क्यों देख रही हो? हम राखी खरीदेंगे। अरे तुम 5 राखियों का क्या करोगी? तुम्हारे पास भाई तो है नहीं, तो राखी किसको बांधोगी? अपने माता पिता को? जाओ यहाँ से, तुम्हारा इन राखियों के साथ कोई मतलब नहीं है। चलो भीड़ हटाओ यहाँ से। 5 बच्चियां रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती हैं। अरे त्रिशा, यामिनी, पांचाली, काव्या, साक्षी, बेटा क्या हुआ? तुम 5 रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ, हमें भी राखी खरीदनी है, हमें भी भाई चाहिए। उस आंटी ने हमें ऐसा बोला कि हम भाग जाए यहाँ से। हाँ माँ, आपने हमें भाई क्यों नहीं दिया? उन्होंने हम पर बहुत चिल्लाया। माँ, हमें भाई चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। बच्चों चुप हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चॉकलेट, गुड़िया के कपड़े। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा भाई चाहिए। 5 बच्ची अंदर कमरे में चली जाती हैं, जहाँ शालू को अपनी बच्चियों की बात दिल पर लग जाती है और एक बार फिर वो गर्भवती होती है, जिसके बाद उसे व्योम होता है। ये देखकर 5 लड़कियां खुश हो जाती हैं। तभी हॉस्पिटल में शालू अपनी 5 बेटियों से कहती है, बेटा, आज तुम 5 को मैंने तुम्हारा भाई सौंप दिया, अब इसका बहुत ख्याल रखना। ये कहते ही कमजोरी की वजह से शालू अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद 5 बहनें अपने भाई का ख्याल रखती हैं। उसे हर साल राखी भी बांधती हैं। व्योम के 10 साल का होने पर उसे हॉस्टल भेज देती हैं। 5 साल बाद जब वो घर आता है तो 5 बहनें उसके लिए राखी खरीद रही थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ आतंकवादियों ने बाजार में बम लगाकर ब्लास्ट कर दिया, जिससे उनकी 5 बहनें गुजर गई। शुक्रिया मामा जी, मेरा ध्यान रखने के लिए। राखी बांधने के लिए मेरी बड़ी बहनों ने कितना मुश्किल समय देखा है, यहाँ तक कि राखी खरीदते वक्त भी अपनी जान दे दी, और उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। व्योम के इतना कहते ही चलता पंखा उस पर गिरता है कि 5 बहनें अपने जादू से उस पंखे को रोक लेती हैं। ये देखकर व्योम और सुरेश हैरान हो जाते हैं। मामा जी, ये पंखा कैसे रुक गया बीच में? पता नहीं बेटा, पर शुक्र है तू बच गया। तभी 5 बहनें उन दोनों के सामने आ जाती हैं। मामा जी, बहनों के रहते हुए भाई को कभी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, हमने इसकी रक्षा करने का वचन जो लिया है। दीदी, आप सब वापस कैसे? तुझसे मिलने के लिए हमारी आंखें तड़प रही थी, तुझे राखी बांधने के लिए दिल तड़प रहा था, इसीलिए तेरे पास आ गए। मामा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे भाई का आपने जो ध्यान रखा। अरे नहीं बेटा, ख्याल तो ये मेरा रखता है, मेरे बुढ़ापे की लाठी ये जो है। दीदी, इस साल क्या मेरे हाथ की कलाई सूनी पड़ी रहेगी? नहीं ना, तो राखी बांध दो। हाँ जरूर मेरे भाई। इस तरह 5 चुड़ैल बहनें अपने भाई का तिलक करके उसकी कलाई पर प्यारी राखियां बांधती हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और खुशी खुशी रहकर 5 बहनें चली जाती हैं। कुएं पर भूतिया बच्चों का कब्जा। जबलपुर नाम का एक गांव था जो एक समय में काफी सुखद और समृद्ध था, मगर कुछ समय से पूरा गांव मानो आतंक और खौफ के साए में जीने को मजबूर था।
उस गांव में एक कुआं था जो काफी सालों पहले बना था। पूरा गांव की औरतें वहीं से पानी भरकर घरेलू कामों को निपटाती थी। शरबती और गंगा नाम की दो औरतें कुएं पर खड़ी बातें कर रही थी। अरे गंगा, तेरी ये नाजुक कलाइयाँ किसी काम की नहीं। 10-15 लीटर की बाल्टी भी कुएं से खींच नहीं पा रही। अरे अब कितना जोर लगाऊं? एक तो कुआं इतना गहरा है, ऊपर से पानी से लबालब भरी बाल्टी को सरकने में समय तो लगेगा ही। अरे जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। अगर वो आ गई तो इसी कुएं पर हमारी ऊपर की टिकट कट जाएगी। सांझ का अंधेरा घेर आते ही सभी औरतें अपने गागर, बर्तन सब लेकर घर में घुसकर किवाड़ भेड़ लेती हैं। तकरीबन आधी रात कुएं से कुछ बच्चों के रोने की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ती है। तभी शरबती खिड़की से झांकते हुए कहती है, देखो वो आ गई। नादान औरत, ये क्या करामात कर रही हो? भले ही वो दिखने में दुधमुहे हैं, मगर हैं तो भूतिया बच्चे। अगर उन्हें हमारे जागने की भनक लग गई तो वो हमको नोच खाएंगे। ऐसा कहकर वो झटके से खिड़की बंद कर देते हैं। तभी कुएं के चारों ओर बैठे कुछ भूतिया बच्चे, जिनकी खूंखार आंख जानवरों से दांत थे। अरे भूख के मारे पेट के अंदर कबड्डी मची हुई, ये धूर्त गांव वाले बाहर क्यों नहीं आते? लगता है आज भी हम भूतों को शिकार नहीं मिलने वाला। ऐसा कहकर सारे भूतिया बच्चे कुएं में कूद पड़ते हैं। रात के आधे पहर बीतने पर गांव घनघोर आंधी तूफान से भर जाता है। खिड़कियों की खड़खड़ाहट से विपिन की आंख खुलती है। अरे ये अचानक मौसम का रुख कैसे बदल गया? लगता है वो फौरन दरवाजा खोलकर रस्सियों पर टंगे कपड़ों को झटपट उतारने लगता है। तभी उसे एक औरत कुएं में झांकती हुई दिखाई पड़ती है। बचाओ बचाओ, मेरा बच्चा कुएं में गिर गया है। अरे ओ बहन जी, कुएं पर क्यों खड़ी हो? भारी बरसात पड़ने वाली है, जल्दी से घर लौट जाओ। वो औरत लंबे हाथ बढ़ाकर विपिन को खींचकर कुएं के पास पटकते हुए एक भयानक चुड़ैल का अवतार धरकर बोलती है, तूने मुझ चुड़ैल को टोककर अपनी मौत को निमंत्रण दिया था। चुड़ैल उसका गला रेतकर भूतिया बच्चों के बीच फेंक देती है। भूतिया बच्चे एक साथ धावा बोलकर आदमखोरों की तरह उसका खून चूसकर वापस से कुएं में लौट जाते हैं। सवेरे पूरे गांव में रोना पीटना शुरू हो जाता है। अरे देखो लोगों का क्या हाल कर दिया है। उन हैवानों ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। हर दिन गुजरते दिनों के साथ लोगों की मौत का किस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद गांव में एक नई दंपत्ति रहने आते हैं। ये गांव काफी अजीब है। स्नेहा, शुरुआत में हिचक होती है पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। स्नेहा सारा सामान जगह पर लगाकर खाने की तैयारी में जुट जाती है। पानी की एक भी बूंद नहीं है। वो बर्तन लेकर कुएं पर चली जाती है, जहां गांव की औरतें उसे चेताते हुए कहती हैं, सुनो बहन, तुम्हें जितने जल की आवश्यकता है अभी भर लो, क्योंकि रात में कुएं पर आना मना है। पर ऐसा क्यों भला? अगर जान प्यारी है तो भूल से भी अपने कदम रात में यहाँ मत लेकर आना। उस रात सो चुकने के बाद भूतिया बच्चे छलावे भरी आवाज में रोना मचाते हैं, जिसके चलते स्नेहा की आंख खुल जाती है। अरे इतनी रात है, ये किसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं? आवाज का पीछा करते हुए उसके कदम कुएं पर आ जाते हैं। तभी भूतिया बच्चों की आवाज एकदम से शांत हो जाती है। आवाज तो यहीं से आ रही थी। लगता है किसी का बच्चा कुएं में गिर गया है। जैसे वो कुएं में झांकती है, तभी 3-4 भूतिया बच्चे पानी के बीचों बीच डुबकी लगाकर हंसने लगते हैं और स्नेहा को अंदर खींचकर फाड़ खाते हैं और पेट भरते ही उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसका मांस तो बड़ा ही लाजवाब और मजेदार था। मजा आ गया। छोटा बच्चा जानकर सभी हम भूतिया बच्चों का शिकार इस मौत के कुएं के पास चले आते हैं। सवेरे पूरा गांव कुएं के इर्द गिर्द जमा होकर बातें कर रहे थे। कुएं के बीचों बीच स्नेहा का शव बुरी अवस्था में तैर रहा होता है। स्नेहा, नहीं नहीं, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अरे कल कितना समझाया था इसे कि आधी रात कुएं पर ना आए। वही हुआ जिसका हमें डर था। क्या मतलब है आप सबका? ये कुआं शापित है। कुछ सालों से इस कुएं पर कुछ भूतिया बच्चों का साया मंडरा रहा है। जो कोई भी उनकी मोह जाल में फंस जाता है वो उसे अपनी चपेट में ले लेते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक दुखद घटना छिपी है। जबलपुर गांव का मुखिया था कामेश्वर। पूरे गांव पर उसी की रिवायत की धौंस जमी हुई थी। गांव 2 तबकों में बटा हुआ था, जहां अमीर वर्ग के लोग बड़ी हवेलियों में ऐशो आराम से रहते थे, वहीं गांव के गरीब गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर थे। समय के साथ उन्होंने भी अपने आप को स्थिर कर लिया। गरीबी की शिकार रह गई तो सिर्फ मुंद्रिका, जिसके 3 बच्चे थे।
उसका पति माइकल दिन भर शराब के नशे में चूर रहता था। माइकल, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकते। साले छोड़ मेरा पैर, वरना यही जमीन में गाड़ कर रख दूंगा। अब मेरा तुझसे मन भर गया है। चल। मुद्रिका के लाखों मिन्नतों के बावजूद भी माइकल उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लगता है मेरे भाग्य में कोई सुख की रेखा थी ही नहीं। मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकती। मैं अपने बच्चों की खातिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? उसके कुल 4 बच्चे थे, एक 6 माह का बेटा, एक 1.5 साल की बेटी और 2-3 वर्ष के अंतराल के बच्चे। वो उन्हें लेकर दर दर काम की खातिर भटकती है, लेकिन हर जगह उसके हाथ केवल निराशा लगती है। अंत में वो मुखिया के घर आती है। मुखिया जी, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपने नन्ही बच्चों का पेट पाल सकूं। क्रूर मुखिया ऐसा सुनकर गुस्से से भौएं चढ़ाकर बिगड़ते स्वर में कहता है, नीच बदजात औरत, मेरी दहलीज पर कदम रखने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? अब क्या यही दिन रह गए हैं मेरे कि तुझ जैसी नीची जात के हाथ का पानी पीऊं? अपनी इन नाली के कीड़ों को लेकर दफा हो जाए यहाँ से, समझी? मुद्रिका की अंतिम आशा भी टूटकर बिखर जाती है। मेरे पास मौत को गले लगाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। और अंत में वो अपने जीते जागते बच्चों को कुएं में फेंककर खुद भी कूदकर जिंदगी से हार मान लेती है। और तब से ये गांव उन भूतिया बच्चों के कहर से जूझ रहा है। सब कुछ उस मुखिया के चलते है। सभी के गुस्से का प्रकोप मुखिया पर टूट पड़ता है। वो मुखिया के संग कुएं पर आते हैं। तभी मौसम करवट लेता है और चुड़ैल कहती है, तेरे जादू भाव के चलते मैंने अपने दूध मुहे बच्चों के खून से अपने हाथ रंग लिए। मुझे माफ कर दो मुद्रिका, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगी। एक औरत होकर भले ही मैं तुझे माफ कर देती, पर एक माँ होने के कारण तुझे माफी नहीं मौत की सजा मिलेगी। मुद्रिका, उसके किए की सजा इसे कानून देगा। इसे तो मैं अपने ही हाथों से मारूंगी। चुड़ैल की आंखों में मानो खून उतर आता है और वो मुखिया की गर्दन उखाड़कर फेंक देती है, जिसे खाकर सभी भूतिया बच्चे अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर गांव वालों के कदम डर से पीछे की तरफ सरकने लगते हैं। डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आ जाओ बच्चों, अपनी माँ के पास आ जाओ। सभी भूतिया बच्चे घुटनों के बल चलकर चुड़ैल की गोद में समा जाते हैं और चुड़ैल कहती है, आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ, मुझे चलना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने भूतिया बच्चों के संग ओझल हो जाती है, जिसके बाद गांव के निवासी बेखौफ होकर कुएं से पानी भरने लगते हैं। चुड़ैल, बारिश और गरीब बच्चे। मॉनसून का बड़ा सुहावना मौसम था, जहां कुछ दिनों से छमछम बारिश होने लगी थी। वहीं फुटपाथ के किनारे कुछ बच्चे बारिश के आने पर कहते हैं, रोहित जल्दी आजा, बारिश शुरू हो गई है। नाव बनाकर बारिश में मजे करेंगे। आया कपिल, बस नाव बना लो। अरे तुम दोनों अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं और पायल भी तुम्हारे साथ बारिश में मस्ती करेंगे। आ जाओ, हम जितने सारे होंगे मजा उतना ही तो आएगा। ये बच्चे इकट्ठा होकर बारिश में कूदने लगते हैं। उनके चेहरे की चमक से साफ जाहिर होता है कि इन फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों का कोई सहारा नहीं था। लेकिन बारिश के आते ही बच्चे फूल की तरह खिलखिलाकर बारिश में नाचने गुनगुनाने लग जाते हैं। चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम। हे घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा, कहाँ से आए तुम? चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम चक। चलो नाव बहाने चले। हाँ, अपनी नाव की रेस लगाएंगे। कागज की नाव पानी में आगे तक जाएगी, जिसकी वही जीतेगा। ठीक है। इस तरह चारों बच्चे अपने नाव से बारिश के पानी में रेस लगाते हैं और पायल की नाव जीत जाती है, जिसके बाद वो बारिश में छम छम कूदने लगती है। चारों बच्चे बारिश में खेल ही रहे होते हैं, लेकिन फिर बारिश बंद हो जाती है और रोहित कहता है, ओ नो यार, इतनी जल्दी बारिश बंद क्यों हो गई? हाँ यार, कितना मजा आ रहा था ना हमें। हाँ कपिल, मजा तो बहुत आ रहा था। अच्छू! ओहो, इसका छींकना तो फिर से चालू हो गया। इसीलिए हम तुझे मना करते हैं कि बारिश में मत भीगा कर, पर तू तो सुनती ही नहीं। हो गई ना जुकाम तुझे? ओए पागल, जल्दी से पाइप में चल, वरना तुझे और जुकाम हो जाएगा और कपड़े भी बदल लियो। अरे तुम सब तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। हमें दिख रहा है तो कितनी ठीक है, आछू आछू कर रही है।
ये बोलकर रोहित उसका हाथ पकड़कर अपने रहने की जगह पर ले जाता है। बेचारे बच्चे खाली पार्क के बड़े बड़े पाइपों में जाकर बैठा करते थे। इस वक्त वो उसी में आकर बैठते हैं। कुछ ही देर में प्रीति तेज बुखार से तप जाती है। उसकी हालत देखकर पायल कहती है, अरे प्रीति, तुझे तो तेज बुखार आ रहा है और तेरे तो कपड़े भी भीग चुके हैं और हम पर भी है नहीं, क्या करें? तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। प्रीति, प्रीति क्या हुआ तुझे? रोहित, कपिल लगता है ये बेहोश हो गई है बुखार में। हमें इसे डॉक्टर अंकल के पास दिखाना होगा, पर हम पर तो पैसे भी नहीं है। अरे प्रीति उठ ना, उठ जा प्रीति, उठ जा, मैं कोई मदद लेकर आता हूँ, तब तक तुम प्रीति का ख्याल रखना। रोहित और कपिल प्रीति की मदद के लिए लोगों के पास जाते हैं। रोहित चुपके से किसी के घर में घुसकर कपड़े निकाल कर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ कपिल लोगों के पास जाता है। अंकल, अंकल मेरी मदद कीजिए प्लीज, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मेरी बहन को बुखार आया है। तुम सड़क छाप बच्चे ना, झूठ बोलकर पता नहीं क्या क्या करते हो, और तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हें ये सब सिखाते हैं कि लोगों से पैसे मांगो। चलो फूटो यहाँ से। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मेरी बहन को बुखार आ गया है, बस थोड़े से पैसे दे दो, उसकी तबीयत ठीक हो जाए। अरे चल भाग यहाँ से। ये बोलकर वो आदमी कपिल को धक्का दे देता है और वो एक डॉक्टर की दुकान पर जाता है, जहाँ वो डॉक्टर भी कपिल की बात नहीं मानता और उसे भगा देता है। रोते हुए कपिल वापस आता है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई मदद भी नहीं मिल रही, प्रीति ठीक कैसे होगी? अरे कपिल, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? कुछ इंतजाम हुआ? नहीं यार, कोई मेरी नहीं सुन रहा, सब मुझे भगा देते हैं। वो सोचते हैं हमारे मम्मी पापा हमसे ही करवा रहे हैं। खैर तू वो सब छोड़, प्रीति को कपड़े ला कर दिए? हाँ भाई दे दिए, लेकिन वो बहुत ठिठुर रही है, उसका बुखार भी कम नहीं हुआ, उसे दवाई दिलानी ही होगी। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कपिल, कुछ मदद मिली? मुझे भूख लग रही है, हम खाना कहाँ से खाएं? यार भूख तो हमको भी लग रही है, 2 दिन से हमने कुछ खाया भी नहीं है। हम कितने गरीब और बदनसीब हैं, अगर हमारे पास मम्मी पापा होते तो आज हम ऐसे नहीं होते। रोते हुए मासूम बच्चों की बात पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल सुन लेती है। ये बेचारे बच्चे कितना बेसहारा और हताश हैं। इन पर तो खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है। चुड़ैल इतना कहती है कि जोर से बारिश आ जाती है। चुड़ैल उन्हें बचाने के लिए अपने जादू से उनके सिर पर एक बादल की छाया बनाती है, जिससे बच्चे भीगते नहीं और हैरानी से कहते हैं, अल्लाह, ये जादू कैसे हो गया? हमारे सर के ऊपर एक बड़ा सा बादल है और उससे हम भीग भी नहीं रहे हैं। अरे हाँ, सच में जादू है। पर ये सब हुआ कैसे? बच्चों, मैंने किया है ये सब, और तुमने कुछ भी नहीं खाया ना? लो तुम्हारे लिए खाना। पर आप तो चुड़ैल आंटी हो। हाँ हूँ तो, पर अच्छी चुड़ैल आंटी हूँ, मुझसे डरो मत। ये कहते ही वो जादू से लजीज खाना उनके सामने लाती है। वाह चुड़ैल आंटी, ये तो बहुत सारा खाना है, ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं देखा। ये खाना देखकर तो मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। तो सारे बच्चे जल्दी से खाना शुरू करो। चुड़ैल के कहते ही सारे बच्चे बड़े मजे से खाना खाने लगते हैं और पेट भरकर पाइप में लेट जाते हैं। इसमें तुम कैसे रह रहे हो? रुको, अभी तुम्हारे लिए अच्छा सा रहने की जगह बनाती हूँ। चुड़ैल ये कहते ही पास के पेड़ पर एक ट्री हाउस बना देती है, जो अंदर से बहुत ही अच्छा होता है। उसमें जाकर बच्चे बेड पर कुर्सी पर कूदने लगते हैं। चुड़ैल आंटी, वाह, ये तो बहुत ही अच्छा घर है। हाँ, बहुत सुंदर है। यहाँ तो हमें बहुत नींद आएगी और यहाँ बारिश में भीगेंगे भी नहीं और खाना भी खा सकते हैं। हाँ हाँ, सब बच्चे सब कुछ कर सकते हो। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल आंटी, हमारे कपड़े देखो ना, बहुत गंदे और फटे हुए हैं, आप इन्हें नया कर दो। प्रीति की बात सुनकर चुड़ैल चारों बच्चों को बहुत सारे कपड़े दे देती है। एक हफ्ता बीत जाता है। बच्चे चुड़ैल के साथ बहुत खुश रहते हैं। चुड़ैल भी उन्हें बहुत प्यार करती है। तभी एक दिन बच्चे उससे कहते हैं, चुड़ैल आंटी, आपसे एक बात पूछूं? आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? इसकी एक छोटी सी वजह है बच्चों। कुछ समय पहले ये जगह गांव की तरह थी। यहाँ एक बार बहुत ज्यादा बारिश हुई, इतनी कि बाढ़ की वजह से मेरी झोपड़ी बाढ़ में बह गई। साथ ही तुम्हारी तरह मेरा भी एक छोटा सा बच्चा था।
उस बाढ़ में मैं ना तो अपने बच्चे को बचा पाई और ना ही खुद को। उस हादसे में मैं मर गई। अपने बच्चे को तो बचा नहीं पाई, लेकिन मैं तुम सबको इस बारिश से बचाना चाहती हूँ। रोड पर इस तरह रहना, लोगों का धिक्कारना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और जब मैंने तुम्हें परेशान देखा तो मदद करने के लिए आ गई। चुड़ैल आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। हमें ये तो नहीं पता कि मम्मी कैसे ख्याल रखती हैं, पर जैसा आपने हमारा ख्याल रखा उससे यही लगता है कि काश हमारे पास आप हमेशा रहती। पर बच्चों, मुझे जाना होगा, पर मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो फिर? ये बोलते ही चुड़ैल एक आम औरत का रूप लेकर चारों बच्चों को अनाथ आश्रम ले जाती है और एक औरत से कहती है, सुनिए, मैं कांता देवी हूँ। दरअसल ये चारों बच्चे मुझे फुटपाथ पर मिले। मैं इन बच्चों के साथ ज्यादती होती देख नहीं पाई। इनके पास रहन सहन के लिए कुछ नहीं है, तो मैं चाहती हूँ आप बच्चों को अपने अनाथ आश्रम में जगह दें और सम्मान से बच्चों को रखें। आपने बेसहारा बच्चों को यहाँ लाकर बहुत अच्छा कार्य किया है। आप चिंता मत कीजिए, ये बच्चे यहाँ अच्छे से रहेंगे। बस आप लीगल फॉर्मेलिटीज कर दीजिए। कुछ देर बाद चुड़ैल सारी लीगल फॉर्मेलिटी कर देती है, जिसके बाद बच्चे अनाथ आश्रम में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बिजलीपुर नाम का एक गांव था। उसी के पास के जंगल में छुरी नाम की एक चुड़ैल रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो बोली, उफ, ये गर्मी, हाय कितना बोरिंग डे है। सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल। कोई बात ही नहीं करता मेरे से, कोई बात ही नहीं करता। चुड़ैल गाना गाते हुए हवा में देख ही रही थी कि उसकी नजर उड़ती हुई चिड़ियों पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहती है, यार इन चिड़ियों का सही है, खुले आसमान में अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ उड़ कर इधर जाती हैं, कभी उधर जाती हैं, और इन्हें गर्मी भी नहीं लगती होगी। लेकिन मुझे तो गर्मी भी बहुत लग रही है और मुझे उड़ने का भी मन कर रहा है, पर कैसे उड़ूंगी? एक बार खुद उड़कर देखती हूँ, आखिर मैं भी चुड़ैल हूँ ना। ये बोलते ही चुड़ैल अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर उछलती है और उड़ने की कोशिश करती है, मगर नाकाम होकर गिर जाती है। चुड़ैल बार बार कोशिश करती है और बार बार गिर जाती है। तभी पत्थर में लात मारकर गुस्से में कहती है, मैं नहीं खेल रही, साला जितनी बार कोशिश कर रही हूँ उतनी बार गिर रही हूँ। अरे कम से कम चुड़ैल बनाया था तो थोड़ी शक्तियाँ तो देते। अरे पंख ही दे देते ताकि थोड़ा फड़फड़ा सकूं, लेकिन नहीं, बस बहुत हो गया। अब मुझ में शक्ति नहीं है, अब मुझे कुछ खाना है। ये बोलते ही चुड़ैल खाना खाने के लिए जैसे ही अपने घर में जाती है तो उसे अपने सामने एक मुर्गी दिखती है, जिसे देखकर उसकी लार टपकती है और कहती है, आहा, इतनी लजीज जिंदा मुर्गी देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। जल्दी से खा जाती हूँ, मेरे पेट के चूहे भी मर जाएंगे। आजा मुर्गी आजा। चुड़ैल उस मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन चालाक मुर्गी अपने तेज कदम आगे करके भाग जाती है। कभी चुड़ैल उसकी गर्दन तक पहुंचने के लिए हाथ आगे करती है तो कभी मुर्गी फिर भाग जाती है। तभी चुड़ैल कहती है, मुर्गी के बच्चे, आज तू कब तक मुझसे दूर भागेगी? अब तुझे पकड़ ही लूंगी, जिसके बाद तेरी बिरयानी बनाकर खाऊंगी। आजा मुर्गी आजा, लगता तुझे गाना सुनाना पड़ेगा। तू मेरी लजीज खाना, आजा आजा मेरे पेट में आजा, मिलकर मेरी भूख मिटा जा। मैं चुड़ैल, तू मेरा खाना। गाना गाने के बाद ही चुड़ैल झट से मुर्गी को झपट लेती है और उसकी गर्दन दबाकर हवा में उठाकर कहती है, अब भागना मेरी मुर्गी रानी, अब तो कितना भागेगी, तेरी गर्दन मैंने दबोच क्यों रखी है, और अब तो मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जा। तभी मुर्गी अपने पंख से झटपटाकर उड़ने की कोशिश करती है। ये देखकर चुड़ैल कहती है, अरे तू उड़ती भी है क्या? क्यों ना मैं इसी पर बैठकर आसमान में उड़ूं? ये मुझे पूरे आसमान की सैर करवा देगी। चल ठीक है, मैं तुझे छोड़ देती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। चुड़ैल मुर्गी को जमीन पर उतार देती है और उसकी गर्दन भी छोड़ देती है। तभी खांसते हुए मुर्गी बोलती है, शुक्रिया जो तुमने मेरी गर्दन को छोड़ दिया। प्लीज मुझे मार कर मत खाना, तुम्हारी जो शर्त होगी वो मैं मानूंगी। तो सुनो, मैं तुम पर बैठकर आसमान की सैर करना चाहती हूँ, तो कराओगी ना मुझे सैर? बड़ी अजीब चुड़ैल है, चुड़ैल बनकर भी उड़ नहीं सकती, जो मेरा सहारा मांग रही है। पर मैं कैसे तुम्हें आसमान की सैर करा सकती हूँ? तुम खुद भी तो उड़ सकती हो। लगता है मुझे वापस से तुम्हारी गर्दन को दबोचना पड़ेगा।
तुम्हारा टेटुआ जो बहुत चल रहा है, जितना बोला उतना करो, मुझे आसमान की सैर कराओ। चुड़ैल अपने बड़े नाखून और लाल आंखें दिखाकर मुर्गी को डरा देती है, जिससे मुर्गी डर कर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें आसमान की सैर करवा दूंगी। अरे ये चुड़ैल पागल है क्या? कभी मुर्गियों को उसने उड़ता हुआ भी देखा है किसी ने? चलो दिखाओ मुझे खुद पर। ये बोलकर चुड़ैल उस पर बैठती है, मगर गिर जाती है। चुड़ैल फिर बैठती है और गिर जाती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से मुर्गी की पीठ पर बैठ नहीं पाती। मुर्गी उसके लिए काफी छोटी होती है। तभी वो कहती है, मैं इस मुर्गी पर बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे इस मुर्गी को बड़ा ही करना होगा, पर कैसे? ये बोलकर ही चुड़ैल अपनी शक्ति से उसे बड़े आकार में कर देती है, जिसके बाद वो उसकी पीठ पर बैठ जाती है और कहती है, चल मेरी मुर्गी, तक बक ओए, तक बक उड़ जा मेरी मुर्गी रानी। अरे राम, ये मोटी भैंस चुड़ैल दिखती हुई रुई है, लेकिन वजन पूरे हाथी जैसा है। इस मोटी को उठाकर कैसे उड़ूं? अरे उड़ती की बताऊं? उड़ रही हूँ मालकिन, उड़ रही हूँ। ये बोलकर वो मुर्गी थोड़ी देर के लिए उड़ती है, लेकिन फिर उड़ते उड़ते नीचे गिर जाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे मुर्गी, तू गिर क्यों गई? पता भी है कितना मजा आ रहा था आसमान में, और उड़ा, मुझे मजा आ रहा था। जी फिर से कोशिश करती हूँ। मोटी चुड़ैल कहीं की, अब देख तुझे गिराकर कैसे मजा चखाती हूँ। मुर्गी फिर उड़ती है और इस बार उसे अजीब तरीके से उड़ाकर जमीन पर पटक देती है, जिसके बाद चुड़ैल कहती है, अरे राम रे, मर गई, फूट गई रे, कोई तो बताओ। अरे ओ मुर्गी की बच्ची, सही से उड़ा ले वरना मैं तुझे उड़ा डालूंगी। तू भी नकली है क्या मेरी तरह? उड़ नहीं सकती है? ये बोलकर चुड़ैल फिर उस मुर्गी पर बैठती है और वो मुर्गी उसे थोड़ी देर उड़ाकर फिर जानबूझकर जमीन पर पटक देती है, जिसके बाद वो कहती है, मैं तेरा नाटक और नहीं झेल सकती, मुझे भूख लग रही है, अब मुझे कुछ खाना है, लेकिन मेरा खाना तो तू दी। चल छोड़, मैं गांव जाकर 2-4 लोगों का खून पीकर उनका लजीज मांस खा कर आती हूँ। चुड़ैल मुर्गी को पिंजरे में बंद कर गांव में जाकर लोगों को मारकर उन्हें खा जाती है। 2-4 दिन बीतते हैं। चुड़ैल रोज मुर्गी को टॉर्चर कर उस पर उड़ने की कोशिश करती और फिर उसे पिंजरे में बंद करके गांव में जाकर लोगों को मारकर खाकर वापस आ जाती थी। ये सिलसिला 2-4 दिन और चला, लेकिन एक दिन उसे बहुत भूख लगती है तो वो कहती है, आज मेरे पेट में बड़ी गुड़गुड़ हो रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं जरा 5 लोगों को मार कर खाती हूँ, तब तक तुम मुर्गी यहीं रहना। चुड़ैल मुर्गी को अपने घर में बिना ताले लगाई चली जाती है। वहीं जंगल में भटकते भटकते 2 लड़के आ जाते हैं। तभी उन्हें जिसके अंदर जाकर उन्हें एक मोटी सी और बोलते हैं, ओए विराट, देख इस जंगल के अंदर तो इतनी मोटी मुर्गी है, इसे देखकर मुझे चिकन लेग पीस, तंदूरी चिकन, शाही बिरयानी, चिकन कोरमा की याद आ रही है। बस और नहीं रह जाता विराट, इसका ये चिकन बनाकर यहीं खा लेते हैं। हाँ सूरज, चिकन का नाम लेते लेते अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया, जल्दी से यहीं बना ले, आज की पार्टी मेरी तरफ से, कोई भी नहीं है इस जंगल में। अरे नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। मरना तो तुझे पड़ेगा, मेरे पेट में जो आएगी। ये बोलकर सूरज उस मुर्गी की गर्दन पकड़कर काट देता है। कुछ देर बाद दोनों उस मुर्गी को एक लकड़ी पर आंच में भून रहे होते हैं, फिर उसे उंगली चाटते हुए खा जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल दोनों लड़कों को पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम दोनों ने मेरी मुर्गी को निगल लिया है? उसका चिकन बनाकर जल्दी बोलो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या वो मुर्गी तुम्हारी थी? हमें माफ कर दो, अगर हमें पता होता कि ये एक चुड़ैल की मुर्गी है तो हम कभी नहीं छूते उसे। लेकिन अब तो तुमने उसे छू भी लिया और पेट भरकर डकार भी मार ली। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें खाकर डकार मारूंगी। तूने मेरे हेलीकॉप्टर को खा लिया, अब तू गया। ये बोलते ही चुड़ैल उन दोनों को बेरहमी के साथ मारती है और फिर उन्हें काट कर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर खा जाती है। फिर मुर्गी के जाने के बाद वो उड़ने का ख्याल छोड़ देती है। रेल पटरी, चुड़ैल और भूतिया हाथी। रात के 12 बजे एक बड़ा सा भूतिया हाथी अपनी पीठ पर डरावनी चुड़ैल को बिठाए एक रेल पटरी पर चल रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन की सीटी बजने की आवाज आती है। तभी ट्रेन के पहले डिब्बे में बैठा लोको पायलट सामने से आता बड़े हाथी को देखकर हैरान होकर कहता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या, इतना बड़ा हाथी ट्रेन के सामने आ रहा है। अगर ये ट्रेन नहीं रुकी तो गजब हो जाएगा, काफी बड़ा हादसा होगा जिसमें लोग मारे जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। ये बोलते ही ट्रेन चलाने वाला सीटी बजाता है, सामने से हटने के लिए भी चिल्लाता है, बतौर लाल झंडी भी दिखाता है।
मगर चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भूतिया हाथी उसकी ओर आता है तो दूसरी तरफ से ट्रेन आती है और देखते ही देखते ट्रेन उस भूतिया चुड़ैल और हाथी में से आर पार हो जाती है। इस नजारे को महसूस करके ट्रेन का पायलट बेहद डर जाता है। ये क्या था? ये कैसे हो सकता है? इस ट्रेन और चुड़ैल के बीच में से ट्रेन कैसे गुजर गई? जहां पायलट सोच में डूबा था वहीं चुड़ैल हंसकर अपनी उंगली को घुमाकर उस ट्रेन को एक पुल के अंदर जादू से गिरा देती है, जिसके बाद उस ट्रेन के लोग मर जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल हंसते हुए कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को भी नहीं। मार डालूंगी जो भी इस रेल की पटरी पर आएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। क्यों मेरे प्यारे हाथी, तुम्हें अच्छा लगा ना? आखिर इस चुड़ैल और भूतिया हाथी की कहानी क्या थी और क्यों ये लोगों को मारना चाहते थे? साथ ही इस रेल की पटरी से क्या राज जुड़ा था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही शाम के वक्त एक आदमी अपनी कार से रेलवे फाटक को क्रॉस करता ही है कि चुड़ैल उसे कार समेत हवा में उठा देती है, जिस वजह से कार में बैठा शख्स डरने लगता है। तभी चुड़ैल उस कार को अचानक से रेलवे ट्रैक के बीचों बीच छोड़ देती है। उसी वक्त एक तेज रफ्तार से ट्रेन आती है और उस कार को उड़ा देती है, जिसके बाद वो आदमी भी मर जाता है। देखा मेरे प्यारे हाथी, किस तरह मैंने इसे भी मार डाला। कहा था ना मैंने, जो भी इस रेलवे ट्रैक से गुजरेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल की बात सुनते ही हाथी की आंखें और लाल हो जाती हैं। हाथी के मन की बात समझकर वो उससे कहती है, तुम चिंता मत करो मेरे प्यारे हाथी, हम दोनों इन सबको मार कर अपना बदला जरूर पूरा करेंगे। उसी वक्त रेलवे ट्रैक पर दो ट्रेन अलग अलग पटरी से एक दूसरे के सामने से आ रही थी कि चुड़ैल और भूतिया हाथी अपनी आंखों के जादू से ट्रेन की पटरी को एक साथ जोड़ देते हैं, जिसके बाद दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में काफी लोग मारे जाते हैं। अगले दिन ट्रेन के हादसे की खबर हर अखबार में छप जाती है। लोग भी इस हादसे के बारे में सोचने लगते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल और भूतिया हाथी को बहुत मजा आता है और वो खुश हो जाते हैं। इस तरह उस रेलवे ट्रैक पर आने वाले हर इंसान को दोनों मिलकर मार दिया करते थे। कभी तो हाथी अपने पैरों से लोगों को कुचल देता था। वहीं शाम 7 बजे एक औरत सब्जी का थैला लिए रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर ही रही थी कि चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर कहती है, आजा तुझे भी जिंदगी के बोझ से आजाद कर दूं। तो बेचारी कब तक ऐसे सब्जियां लाकर खाना बनाए करेगी? तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। छोड़ दो मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इंसानी लोगों से मुझे बहुत नफरत है। जो भी इस रेल की पटरी पर आता है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ती, तो तुझे कैसे छोड़ दूं? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहती। मरना तो हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमें आखिर मार ही डाला ना, अब तू भी मर। देखो मैं जानती हूँ तुम एक नेक दिल चुड़ैल हो, जरूर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए तुम इस चीज की सजा मासूम लोगों को दे रही हो। मुझे अपना समझकर अपने दर्द को मुझसे बांटने की कोशिश तो करो, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तू क्या मेरी मदद करेगी जब तू अपनी ही मदद नहीं कर सकती? फिर भी तेरी बात सुनकर मैं तुझे अपने बारे में बताती हूँ। कुछ महीने पहले की बात है, मैं अपने प्यारे हाथी के साथ यहाँ इसी जगह इसी जंगल में रहा करती थी। मैं एक महावत थी जो अपने प्यारे हाथी पर सबको सवारी करवाया करती थी। आओ आओ सब आओ, प्यारे हाथी की सवारी करो केवल 5-5 रुपए में। अरे ओ महावत, जरा 1-2 चक्कर मेरे बेटे को भी लगवा दो, वो हाथी पर बैठने के लिए जिद कर रहा है। ठीक है आप बिठा दीजिए। अरे ओ मेरे प्यारे हाथी, जरा इस बच्चे को अपनी सैर तो करा। शीतल के ये बोलते ही उसका हाथी उस बच्चे को सैर करवाता है, जिसके बाद वो बच्चा खुश हो जाता है। बदले में शीतल उस बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लेती। शीतल एक नेक दिल औरत थी, लेकिन गांव वालों को शीतल के साथ गांव में हाथी रखने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद वो जंगल में अपने हाथी के साथ रहने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वहां अमीर सरकारी अधिकारी आकर नई रेलवे लाइन बिछाने की बात करते हैं, जिसके बाद वो उस जंगल को हटाने के लिए वहां के पेड़ पौधों को बुलडोजर से कटवाने लगते हैं। ये देखकर शीतल सोच में पड़ जाती है और वहां रहने के लिए उन अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अपने हाथी के साथ नहीं रहूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? हमें तो गांव से भी बेघर कर दिया, कम से कम आप तो हमें मत कीजिए। प्लीज ये कटाई रोक दीजिए, हमें जंगल में रहने दीजिए, यहाँ कोई रेल पटरी की लाइन मत बिछाइए। तुम होती कौन हो हमें ऑर्डर देने वाली? हाँ, हम यहाँ रेल पटरी बनाकर ही रहेंगे, अपना रहने का बसेरा कहीं और ढूंढो, ले जाओ अपने हाथी को यहाँ से। साहब प्लीज मान जाइए। शीतल फिर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो अधिकारी उसे धक्का देकर भगा देता है, जिसके बाद वो हाथी उस अधिकारी पर हावी हो जाता है। ये देखकर वो अधिकारी उस औरत और हाथी को छुपकर जहर खिलवाकर मार देता है और उसी जमीन के नीचे एक गड्ढे में उसे दफना देता है,
जिसके बाद उनका रास्ता साफ हो जाता है और वो रेल पटरी बना लेते हैं। तब से हम दोनों की आत्मा भटकने लग गई और लोगों की जान लेने लग गई, क्योंकि हमें बदला चाहिए था। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा पाती। मुझे पता था तुम हमें इंसाफ नहीं दिलवा सकती, इसलिए अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये बोलकर वो चुड़ैल उसे मारने ही जा रही थी कि तांत्रिक और गांव के लोग हाथ में मशाल लिए उस चुड़ैल और भूतिया हाथी की तरफ बढ़ते हैं और तांत्रिक अपने मंत्रोच्चारण से उस चुड़ैल को बंधक बना लेता है और गांव के लोग उस औरत को बचा लेते हैं। तभी तांत्रिक बोलता है, बस चुड़ैल और भूतिया हाथी, तुम दोनों अब और लोगों की जान नहीं ले सकते, अब तुम्हारी जाने की बारी है। ओम हीम क्लीम चामुंडाय भट्ट बंधक, ओम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। चली जा यहाँ से। नहीं नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा तांत्रिक। तांत्रिक के इतना मंत्र पढ़ते ही वो उस पर अभिमंत्रित भस्म डाल देता है। साथ ही गांव के लोग मशाल से उसे जला देते हैं, जिसके बाद दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं और इस दुनिया से मुक्ति पा लेते हैं।